सबने जय श्री राम जी। मैं संदीप मेहरबान और स्वागत है सभी बैंकर्स का एक नई वीडियो में। तो हम कर रहे थे नया टॉपिक जो था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट 1881। तो उसमें एक वीडियो हम कर चुके हैं जिसमें हमने जो प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक के बारे में पढ़ा था, और डिफरेंट टाइप के जो चेक के ऊपर क्रॉसिंग वगैरह होती है आपके पास। ठीक है। और वो हमने यानी किसके बारे में पढ़ा था, उसी को आज हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। और जैसा मैंने आपको बताया था कि भाई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में भी आता है, और आप जो डेली वर्किंग करते हो बैंक के अंदर उसमें भी ये बहुत ज़्यादा काम आता है। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट इसमें आता है हमारे पास CTS 2010 स्टैंडर्ड। अब CTS का देखिए पर्पज क्या था, देखिए अचीविंग स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ चेक्स, यानी कि जो चेक है उनका मानकीकरण किया जा सके। जैसे अब इसमें है कि भी जो CTS है, जो अभी आप जो भी चेक देखते हो सारे के सारे CTS होते हैं, चेक चेक ट्रंकेटेड सिस्टम, यानी कि वो होता है। और उस पे इसमें बताया गया है कि क्या क्या चीज़ें उस पे बनी होती है, क्या क्या उस पे राइट होता है। तो देखिए जो चेक होते हैं, अभी आप जो चेक देखते हो उस पे होता है हमारे पास ब्रांच एड्रेस होगा विद IFSC कोड इज प्रिंटेड एट द टॉप ऑफ द चेक। चेक के टॉप पर ब्रांच का एड्रेस और IFSC कोड होता है। डेट इज प्रिंटेड, और जो डेट प्रिंटेड होती है वो बॉक्स बना होता है, उसमें लिखा होता है DDMM YYYY, यानी कि डेट, मंथ और ईयर, फॉर्मेट विद बॉक्सेज। उसके बाद होता है ए पेंटोग्राफ डिस्प्लेइंग वॉइड एंड कॉपी इज प्रोवाइडेड, और एक पेंटोग्राफ छपा होता है जिसपे लिखा होता है वॉइड कॉपी। उसके बाद होता है न्यू R सिंबल, जो रुपी का जो सिंबल है वो बना होता है। इज यूज इंस्टेड ऑफ बाईलैंग्वेज फॉर्मेट, यानी कि अब जो CTS 2010 है उसके बाद से जो रुपीस का सिंबल है वो उसके ऊपर बना होता है। उसके बाद एक नीचे लिखा होता है प्लीज साइन अबो इज प्रिंटेड एट द बॉटम। बॉटम में लिखा होता है प्लीज साइन अबो, जहाँ पे कि जो ड्रॉवर है वो साइन करता है। और वाटर मार्क होता है CTS इंडिया इज प्रोवाइडेड, वाटर मार्क लगा होता है जिसके यानी कि CTS इंडिया लिखा होता है वाटर मार्क के अंदर। और एक हमारे पास होता है इसमें बैंक लोगो इज विजिबल अंडर UV लैंप। ठीक है। और ये यानी कि सिक्योरिटी के हिसाब से आप बोल सकते हो इसको कि जो बैंक का जो लोगो होता है वो UV लैंप के अंदर उसको देखा जा सकता है, जिससे पता चलता है कि जो चेक है वो असली है। तो ये अब आपके पास है CTS 2010, जिसमें कि एक चेक के ऊपर क्या क्या लिखा होता है, क्या क्या जो अंकित होता है वो सारे सारे इसमें बताया गया है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास आता है इसमें ड्रॉवर एंड ड्रॉवी। सेक्शन 7 हमारे पास आता है ड्रॉवर एंड ड्रॉवी। देखिए क्या होगा, द मेकर ऑफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इज कॉल्ड द ड्रॉवर। ऐसा पर्सन जो कि बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर चेक को बनाता है उसको, तो वो हमारे पास होता है ड्रॉवर। द पर्सन डायरेक्टेड टू मेक पेमेंट इज कॉल्ड द ड्रॉवी, और जिस पर्सन को आदेश दिया जाता है पेमेंट करने के लिए उसे हम बोलते हैं ड्रॉवी। ए पर्सन में बी नेम्ड इन बिल एज ड्रॉवी इन केस ऑफ नीड, और एक पर्सन जो है उसको बिल के अंदर ड्रॉवी इन केस ऑफ नीड भी जो अपॉइंट किया जा सकता है। अब इसका मतलब क्या होता है, देखिए इज liability arise only when the original drawee refuse to accept the bill। कि अब अगर ऐसा लिखा कि ड्रॉवी इन केस ऑफ, जो आपके पास लिखा गया था ड्रॉवी इन केस ऑफ नीड, तो उसका मतलब क्या है कि भाई अगर जो एक पर्सन है जिसको मान लो पेमेंट करनी थी, अगर वो पेमेंट लेने से इनकार कर देता है तो उसके बाद जो रोल आता है ड्रॉवी इन केस ऑफ नीड, यानी कि उस वक्त नीड आती है उस पर्सन की जिसका उसके ऊपर जो नाम लिखा गया, नेम लिखा गया, उसका जो काम उसके बाद होता है कि वो उस पेमेंट को एक्सेप्ट कर सकता है। तो वो होता है कि भाई अगर नीड पड़े तो उसकी जरूरत पड़ेगी तो उसे वो बोल देता है हम ड्रॉवी इन केस ऑफ नीड।
नेक्स्ट इसमें आता है ए बिल ऑफ एक्सचेंज में बी पेएबल ऑन डिमांड और ऑन ए फ्यूचर डेट। कि जो बिल ऑफ एक्सचेंज है वो एक या तो आपका पेएबल ऑन डिमांड होगा कि जब आप डिमांड करोगे तब, या फिर एक फ्यूचर डेट पे भी उसको पे किया जा सकता है। ए बिल ऑफ एक्सचेंज पेएबल ऑन फ्यूचर डेट इज कॉल्ड यूजर्स बिल, हमने ऊपर ही पढ़ा था कि ऐसा बिल ऑफ एक्सचेंज जिसको एक फ्यूचर डेट पे, एक डेट पे, एक टाइम पे जो पे किया जाएगा उसे बोलते हैं यूजर्स। और यूजर्स बिल मस्ट बी एक्सेप्टेड बिफोर पेमेंट, और यूजर्स बिल जो है वो पेमेंट से पहले एक्सेप्ट किया जाता है। उसके बाद वाइल कैलकुलेटिंग द मैच्योरिटी ऑफ ए यूजर्स बिल 3 days ऑफ ग्रेस आर अलाउड। और जब यूजर्स बिल की जो मैच्योरिटी कैलकुलेट की जाती है तो उसमें 3 दिन का ग्रेस पीरियड होता है। ग्रेस पीरियड भी हम आगे जाके पढ़ेंगे, सभी में लगभग 3 दिन का ही आपके पास ग्रेस पीरियड होता है। तो आने वाली वीडियोस में हम ग्रेस पीरियड भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है इफ ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज डिसऑनर्ड। अगर बिल ऑफ एक्सचेंज हो जाता है डिसऑनर्ड होता है, एक्सचेंज इज डिसऑनर्ड, notice of dishonor must be given to the drawer and other parties entitled to receive such notice। तो अगर कोई बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो जाता है तो डिसऑनर का नोटिस दिया जाना चाहिए किसको? ड्रावर को, यानी कि जिसने उस बिल ऑफ एक्सचेंज को बनाया था। अब यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज और जो चेक है वो दोनों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि बिल ऑफ एक्सचेंज और जो चेक है लगभग सेम से ही होते हैं, तो दोनों की बात यहाँ पे हो रही है। तो उसका नोटिस दिया जाना चाहिए किसको? ड्रोवर को, जिसने कि उस चेक को, उस बिल ऑफ एक्सचेंज को बनाया था। एंड अदर पार्टीज एंटाइटल्ड टू रिसीव सच नोटिस। और भी अगर कोई ऐसी पार्टी है जिसको दिया जाना चाहिए तो उसको भी वो नोटिस दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसमें सेक्शन 8 होल्डर, और सेक्शन 9 हमारे पास होता है होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो देखिए सेक्शन 8 में क्या है कि होल्डर मीन्स, एक होल्डर का मतलब क्या होता है? ए पर्सन एंटाइटल्ड ऑन हिज ऑन नेम टू प्रोसेस ए प्रोमिजरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक एंड टू रिसीव और रिकवर द अमाउंट ड्यू देयरऑन। यानी कि होल्डर का मतलब क्या है? एक ऐसा पर्सन जिसका कि किसी प्रोमिजरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक के ऊपर नाम लिखा गया है, एंटाइटल्ड किया गया है उसके ऊपर और वो क्या है? एंड टू रिकवर, रिसीव और रिकवर द अमाउंट ड्यू। और जो पर्सन क्या करेगा, जो अमाउंट पे करना था, अब जो प्रोमिजरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है या चेक है, वो तीनों के तीन कब बनाए जाते हैं? जब कोई पेमेंट का ट्रांसफर करना हो। तो वो जो पेमेंट पे की जाएगी वो पेमेंट होल्डर के पास आनी है। तो उस पर्सन को, यानी कि जो पर्सन उसको रिसीव करेगा, उस पर्सन को हम बोल देते हैं होल्डर। उसके बाद इसमें आता है इफ द इंस्ट्रूमेंट इज लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड। इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है? प्रोमिजरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या फिर चेक। अगर वो लॉस्ट हो जाता है या फिर डिस्ट्रॉय हो जाता है, फट जाता है मान लो, द होल्डर इज द पर्सन हु वाज एंटाइटल्ड टू प्रोसेस इट एट द टाइम ऑफ सच लॉस और डिस्ट्रक्शन। तो उस वक्त जो भी जिसका भी इसके ऊपर नाम लिखा गया था उसी को उसका क्या माना जाएगा? उसका, यानी कि होल्डर उसको माना जाएगा। जो पर्सन, जिस पर्सन का उस वक्त उसके ऊपर नाम था, जब वो लॉस्ट या डिस्ट्रॉय हुआ है तो उसको ही उसका होल्डर माना जाएगा। उसके बाद हमारे पास आता है सेक्शन 9, ये होता है होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर हमने पढ़ लिया, होल्डर इन ड्यू कोर्स का मतलब क्या होगा? देखिए, होल्डर इन ड्यू कोर्स इज ए पर्सन हु acquires a negotiable instrument for consideration before its maturity। यानी कि ऐसा पर्सन जिसको कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिला है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में वही तीन चीजें आ जाती है, प्रोविजरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। और फॉर कंसीडरेशन बिफोर इट्स मैच्योरिटी। कंसीडरेशन का मतलब क्या होगा कि वो उसको किसी वैल्यू के बदले दिया गया है। यानी कि जो वैल्यू उसको दी गई है, जो अमाउंट उसको पे किया जाना है, वो उसको किसी सर्विस के बाद दिया गया है, या उसने कोई जो गुड्स उसको सेल किए थे उसके बाद उसको वो जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो दिया जा रहा है।
तो वो होता है होल्डर इन ड्यू कोर्स। जो कंसीडरेशन है इसका ये सारा का सारा ये जो डिफरेंस होता है, होल्डर जो होता है देखिए, होल्डर में और होल्डर इन ड्यू कोर्स है मेन जो क्या होता है कि भाई होल्डर जो है उसको कोई चेक दिया गया है। अब वो गिफ्ट के रूप में भी हो सकता है कि मान लो अ, आपने हमारा कोई काम किया जो कि जिसकी वैल्यू बनी मान लो 10,000, तो मैं आपको 10,000 का चेक दे देता हूँ और एक मैं आपको चेक और दे देता हूँ 2,000 का, किस लिए कि भाई आपने अच्छा काम किया है। ठीक है, तो वो हमारे पास हो गया कि जो 2,000 का चेक है उसको हम बोल सकते हैं कि भाई वो सिर्फ होल्डर है, कि जो यानी कि वो सिर्फ मैंने मान लो गिफ्ट के रूप में दे दिया, मैंने खुश होकर दे दिया आपको। लेकिन जो 10,000 का चेक है, वो चेक जो जिसके पास जाएगा, जिसके पास वो है, तो वो होल्डर इन ड्यू कोर्स होगा, क्योंकि वो जो 10,000 का चेक है वो किसके कारण दिया गया है कि आपने कोई काम किया है। तो ये फर्क हो जाता है आपके पास होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स के अंदर। और इसमें देखिए क्या होता है, इन केस ऑफ ए बैरियर इंस्ट्रूमेंट ही बिकम्स इट्स पोसेसर। और अगर बैरियर इंस्ट्रूमेंट होता है तो इसका प्रोसेसर यानी कि वैध धारक जो बन जाता है। उसके बाद आता है इन केस ऑफ एन ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट, अगर ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है तो ही बिकम्स द पेई और एंडोर्सी। तो वो पेई और एंडोर्सी जो होता है, यानी कि होल्डर इन ड्यू कोर्स की बात हो रही है। उसके बाद इसमें आता है ही acquires the instrument without sufficient reason to believe that the therefore टाइटल इज डिफेक्टिव। अब जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है उसको जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया जाएगा, तो वो उसको ये सोच के उसको दिया जाएगा या ये सोच के वो लेगा कि उसका जो टाइटल है वो डिफेक्टिव नहीं है, यानी कि उसको वो किसी कंसीडरेशन के लिए किसी वैल्यू के बदले दिया गया है। उसको मान लो एज ए गिफ्ट वो नहीं दिए गए, ना ही वो किसी से चोरी करके उसको दिया गया है। तो एज ए कंसीडरेशन उसको दिया गया है, ये मान के चला जाएगा। तो ये जो बेसिक डिफरेंस होता है आपके पास होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेक्शन 10, पेमेंट इन ड्यू कोर्स। देखिए, पेमेंट मेड अकॉर्डिंग टू द अपरेंट टेनर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, यानी कि ऐसी पेमेंट जो कि अपरेंट टेनर को देख के की जाती है किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, उसे बोलते हैं हम पेमेंट इन ड्यू कोर्स। अब अपरेंट टेनर जो कहता है वो भी हम अभी देखेंगे। पेमेंट मस्ट बी मेड इन गुड फेथ, कि जो पेमेंट है वो गुड फेथ में की जानी चाहिए। आपको ऐसा नहीं है कि आपको पहले से पता हो कि भाई ये जो पेमेंट है गलत आप कर रहे हो और फिर भी आप उस पेमेंट को कर देते हो, तो वो पेमेंट इन ड्यू कोर्स नहीं होगा। नेक्स्ट आता है पेमेंट शुड बी मेड विदाउट नेग्लिजेंस। और जो पेमेंट है विदाउट नेग्लिजेंस की जानी चाहिए, यानी कि लापरवाही से वो नहीं की जानी चाहिए। इसका मतलब क्या है कि भाई अमाउंट कुछ और है, आपने कर कुछ और दी, आपने अच्छे से उसको देखा भी नहीं कि वो बैरियर है ऑर्डर है, तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती है। नेक्स्ट आएगा इसमें, पेमेंट शुड बी मेड टू द पर्सन इन पोजेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। और पेमेंट उस पर्सन को की जा रही हो जिसका कि उस जो इंस्ट्रूमेंट के ऊपर पोजेशन हो, उस पर्सन को पेमेंट की जाए। उसके बाद इसमें आता है there should be no reasonable ground to believe that such person is not entitled to receive payment। और आपके पास ऐसा कोई भी रीजनेबल ग्राउंड नहीं होना चाहिए, यानी कि आपको ऐसा ना लगता हो कि भाई जिस पर्सन को आप पेमेंट दे रहे हो वो इस पेमेंट को लेने का हकदार नहीं है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, यानी कि आप जो पेमेंट कर रहे हो आपको पक्का पता हो कि भाई ये पेमेंट इसी को की जानी है। नेक्स्ट इसमें आता है, अब अपरेंट टेनर जो हमने पढ़ा था उसका मतलब क्या होता है। देखिए, अपरेंट टेनर मीन्स द डिटेल्स विजिबल ऑन द फेस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, यानी कि वो डिटेल्स जो कि आप एक इंस्ट्रूमेंट के ऊपर देख, तो अपरेंट टेनर देख के आप पेमेंट करोगे। तो अपरेंट टेनर में क्या किया जाता है, जैसे सच एज डेट आप देखोगे कि भाई वो डेट मैच्योर भी हो चुका है या नहीं, उसकी पेमेंट हो सकती है या फिर नहीं। अमाउंट कितना पे करना है, इन वर्ड्स और फिगर्स दोनों में आप अमाउंट देखोगे। टू बैरियर है फिर टू ऑर्डर है, क्रॉस्ड है या फिर अनक्रॉस्ड है। तो ये सारी सारी चीज़ें चेक की जाती हैं
उसके बाद जो पेमेंट की जानी चाहिए, तो इसे बोलते हैं हम अपर एंड टेनर, यानी कि पूरी की पूरी डिटेल्स को आप अच्छे से चेक करके विदाउट नेग्लिजेंस गुड फेथ के अंदर आप जो पेमेंट करते हो। और लास्ट इसमें आता है गुड फेथ का मतलब होगा ऑनेस्टी, कि भाई आप ऑनेस्टली पेमेंट कर रहे हो, आपको पता है कि भाई ये जो पेमेंट है वो इसी पर्सन को, इसी होल्डर को करनी है, तो उसे हम बोल देते हैं पेमेंट इन ड्यू कोर्स। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेक्शन 11 एंड 12, ये हमें बताता है इनलैंड एंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट के बारे में। देखिए क्या होगा। अब एक होता है हमारे पास इनलैंड बिल। इनलैंड बिल क्या होगा? ए बिल ड्रॉन इन इंडिया एंड पेबल इन इंडिया। ऐसा बिल जो कि इंडिया के अंदर, भारत के अंदर बनाया गया है, ड्रॉ किया गया है, और उसको पे भी इंडिया के अंदर ही करना है, उसे बोलते हैं इनलैंड बिल। जैसे मान लो बिजली का बिल होता है, अब वो आपका कहाँ बनाया है? यहीं पे बना है और इंडिया में ही आपको उसको पे करना है। सिंपल सा एग्जांपल आपके पास है। दूसरा, ए बिल ड्रॉन इन इंडिया, अगर एक बिल को इंडिया के अंदर ड्रॉ किया गया है, वेयर द ड्रॉवी इज रेजिडेंट इन इंडिया, और जो ड्रॉवी है जिसको पेमेंट की जानी है वो इंडिया का रेजिडेंट है, इवन इफ पेबल आउटसाइड इंडिया। अब चाहे वो जो बिल है वो जो फॉरेन में भी अगर मान लो पे होना है, तो भी उसको क्या बोला जाएगा? इनलैंड बिल। दूसरा इसमें आता है आपके पास फॉरेन बिल। ए बिल ड्रॉन इन इंडिया, ऐसा बिल जिसको ड्रॉ तो इंडिया में किया गया है, इंडिया में बनाया गया है, बट पेबल बाय ए पर्सन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया, और ए बिल ड्रॉन आउटसाइड इंडिया। तो जो जिसको पे करना है वो जो पर्सन है वो इंडिया से बाहर रह रहा हो, आउटसाइड इंडिया, या फिर जो बिल है वो आउटसाइड इंडिया ड्रॉ किया गया हो, तो उस बिल को बोलते हैं हम फॉरेन बिल। ठीक है, सिंपल है। इनलैंड बिल में क्या हो जाएगा? इंडिया के अंदर जो बनाया गया, इंडिया के अंदर ही वो पे किया गया है। फॉरेन बिल में क्या होगा? या तो इंडिया के अंदर बनाया गया, फॉरेन में पे किया गया, या फिर वो फॉरेन में ही बनाया गया है, उसको बोल देंगे फॉरेन बिल। नेक्स्ट आता है हमारे पास सेक्शन 14 नेगोशिएशन। क्योंकि नेगोशिएशन जो हम पढ़ रहे हैं बार बार, उसका मतलब क्या होता है? तो देखिए, व्हेन ए प्रोमिजरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इज ट्रांसफर्ड टू अनदर पर्सन so as to make him the holder, the instrument is said to be negotiated। मैं आपको पहले ही बताया था मैंने कि भाई ऐसा जो इंस्ट्रूमेंट जिसके ऊपर आप क्या करोगे? साइन करोगे, ठीक है, एंडोर्स करोगे उसको, जिससे कि वो क्या होगा? आप उसको ट्रांसफर करोगे, एक दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर दोगे कि भाई ये पेमेंट आप ले सकते हो, तो और जिससे वो होल्डर बन जाए उस इंस्ट्रूमेंट का, तो इसको हम बोलते हैं नेगोशिएशन। नेगोशिएशन का सीधा सा मतलब होता है कि आप जो अमाउंट है उसको आप ट्रांसफर करने की बात कर रहे हो, जो आपको अमाउंट देना था, चेक आपने उसको दे दिया कि भाई आप जो अमाउंट ले सकते हो, तो उसे बोलते हैं नेगोशिएशन। और जिस इंस्ट्रूमेंट को नेगोशिएट किया गया है उसको हम बोलते हैं नेगोशिएशन, नेगोशिएट इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट हमारे पास आता है सेक्शन 50। अब यहाँ से आपके पास स्टार्ट होता है एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट जो है टॉपिक, ये भी बहुत आपके पास है जो कह सकते हैं कि जरूरी है और इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एंडोर्समेंट में से आपके पास लगभग हर बार एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर आ जाता है। और ये आपने जो चेक आप के साथ अगर आप डील करते हो बैंक में, तो आपको एंडोर्समेंट के बारे में जरूर पता होना चाहिए। तो देखिए, एंडोर्समेंट मीन्स साइनिंग ऑन द फेस और बैक ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट और ऑन एन अटैच्ड स्लिप कार्ड एलोंजी फॉर द पर्पज ऑफ नेगोशिएशन। एंडोर्समेंट का मतलब क्या है? जैसे हमने नेगोशिएशन में पढ़ा कि भाई साइन करते हैं, तो उस साइन को ही हम एंडोर्समेंट बोलते हैं, कि इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जो साइन किया जाएगा उसको नेगोशिएट करने के लिए, उसको हम बोलते हैं एंडोर्समेंट। तो साइन किया जाएगा या तो बैक पे या फिर फेस पे ऑफ ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, या तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, या फिर और एन अटैच्ड स्लिप कार्ड एलोनजी, या फिर एक स्लिप होती है जिसको हम बोल देते हैं एलोनजी। एलोनजी क्या होती है? एक स्लिप होती है जो कि जो ओरिजिनल आपके पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है
उसके ऊपर अटैच कर दी जाती है, जिसके के ऊपर साइन किए जा सकते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपको एक चेक देना है और होल्डर है सॉरी जो ड्रॉवर है वो 10। अब 10 के साइन आप उस पे कैसे लोगे, या 20 है मान लो, तो उसके लिए क्या होता है, एक स्लिप अटैच कर दी जाती है जिसको बोलते हैं एलओनजी, उसके ऊपर सभी साइन कर देते हैं। तो ये हमारे पास होता है एंडोर्समेंट। उसके बाद आता है इसमें टाइप्स ऑफ एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट कितने टाइप की होती है। फर्स्ट है हमारे पास सेक्शन 16 ऑफ 1, एंडोर्समेंट इन ब्लैंक। एंडोर्समेंट इन ब्लैंक का मतलब क्या होगा, मेयर सिग्नेचर ऑफ द एंडोर्सर ऑन द इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो सिग्नेचर करने किसने, एंडोर्सर ने। एंडोर्सर कौन होगा, जो साइन करेगा, जो एंडोर्समेंट करेगा। तो एंडोर्समेंट इन ब्लैंक का मतलब क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ उसने क्या किया, उसके ऊपर क्या किया, जो उसको साइन किए, सिर्फ साइन किए हैं, तो उसको बोल देंगे हम एंडोर्समेंट। अब दूसरा होता है एंडोर्समेंट इन ब्लैंक। एंडोर्समेंट इन फुल का मतलब क्या होगा कि डायरेक्शन टू पे द अमाउंट टू ए स्पेसिफाइड पर्सन और हिज ऑर्डर। अब अगर आपने साइन तो किए हैं, साइन के साथ साथ आप डायरेक्शन भी दे रहे हो कि जो पेमेंट है, जो अमाउंट है, एक पर्टिकुलर पर्सन को, एक स्पेसिफाइड पर्सन को पे किया जाना है या फिर उसके ऑर्डर पे किया जाना है। तो अगर आपने डायरेक्शन भी उसके साथ दे दी, तब वो हो जाती है एंडोर्समेंट इन फुल। नेक्स्ट आता है सेक्शन 50, जो हमें बताएगा रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट में क्या होगा, रिस्ट्रिक्ट और एक्सक्लूड फर्दर नेगोशिएशन। यानी कि आपको हमने पढ़ा था ऊपर कि भाई जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है उसको इनफाइनेटली नेगोशिएट किया जा सकता है, बार बार उसको नेगोशिएट किया जा सकता है। लेकिन रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट का मतलब क्या है कि भाई उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है कि भाई इस इंस्ट्रूमेंट को बार बार नेगोशिएट नहीं किया जा सकता। तो हमारे पास हो जाएगा रिस्ट्रिक्टिव एंडोर्समेंट। सेक्शन 52 में क्या है, सेंस रिकर्स एंडोर्समेंट। क्या होगा, एंडोर्सर एक्सक्लूड्स हिज लायबिलिटी, यानी कि अब एंडोर्सर है वो एक पेमेंट पे कर रहा है, अमाउंट पे करने की बात कर रहा है, तो यानी कि उसकी लाइबिलिटी बन रही है वो कि उसको वो अमाउंट पे करना है। तो सेंस रिकर्स एंडोर्समेंट में क्या होता है कि वो इस जो लाइबिलिटी से क्या कर देता है, एक्सक्लूड कर लेता है, कि वो इस लाइबिलिटी से मुक्त हो जाता है, उसको बोल देते हैं हम सेंस रिकर्स एंडोर्समेंट। सेक्शन 56 है पार्शियल एंडोर्समेंट। पार्शियल का मतलब क्या होता है भाई कि जो पूरा ना हो, हाफ हो या कम हो, तो द एंडोर्सर ट्रांसफर्स ओनली ए पार्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टू द एंडोर्सी। तो इसमें क्या होता है कि जो एंडोर्सर है वो क्या करता है कि पूरे अमाउंट की बजाय कुछ अमाउंट जो डायरेक्शन देता है कि भाई कुछ अमाउंट जो है वो एंडोर्सी को दिया जाए, उस इंस्ट्रूमेंट के जो ऊपर है उसका कुछ ही अमाउंट जो है वो एंडोर्सी को दिया जाए, तो उसको बोल देते हैं हम पार्शियल एंडोर्समेंट। नेक्स्ट इसमें आता है कंडीशनल एंडोर्समेंट। क्या होगा, द एंडोर्सर में मेक हिज लायबिलिटी सब्जेक्ट टू ए कंडीशन। कंडीशनल का मतलब है कि भाई जो एंडोर्सर है वो एक कंडीशन क्रिएट कर देगा कि अगर ये कंडीशन पूरी होगी तब जाके मेरी लायबिलिटी बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। तो इसका मतलब क्या है, देखिए द कंडीशन में डिपेंड ऑन द हैपनिंग ऑफ ए कॉन्टीजेंट इवेंट, कि ये कंडीशन जो होगी किसी एक घटना के ऊपर हो सकती है कि भाई ये जब ये काम होगा तब जाके मैं जो पे करूँगा। फॉर एग्जांपल किसी ने बोल दिया कि भाई मैं तब पे करूँगा जब आप 18 साल के हो जाओगे, या फिर जब आप ये काम पूरा कर लोगे। तो इस तरीके की कोई कंडीशन लगा दी जाती है, उसको बोल देते हैं कंडीशनल एंडोर्समेंट। द एंडोर्सी बिकम्स एंटाइटल्ड टू रिसीव पेमेंट ओनली आफ्टर फुलफिलमेंट ऑफ द कंडीशन। उस केस में क्या होगा कि जो एंडोर्सी है वो कब एंटाइटल्ड होगा पेमेंट रिसीव करने के लिए, जब जो कंडीशन जो है, जो कंडीशनल एंडोर्समेंट का मतलब क्या था कि जो कंडीशन एंडोर्सर ने लगाई है वो जब कंडीशन पूरी होगी उसके बाद जो है जो एंडोर्सी है वो पेमेंट ले सकता है, वो उसके बाद उस पेमेंट को रिसीव करने के लिए एंटाइटल्ड हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट। क्या होगा, नॉर्मली
द एंडोर्सी मस्ट गिव नोटिस ऑफ डिसऑनर टू द एंडोर्सर। अब जो एंडोर्सी है, अगर जो आपके पास नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो जाता है तो नॉर्मली क्या किया जाएगा, उसका नोटिस दिया जाता है किसको, एंडोर्सर को, एंडोर्सी के द्वारा। तो इसमें फैकल्टेटिव एंडोर्समेंट में क्या होता है, द एंडोर्सर में वेव दिस राइट बाय राइटिंग नोटिस ऑफ डिसऑनर वेव्ड। तो जो एंडोर्सर है वो इस राइट को, किसका राइट है ये, जो एंडोर्सी है, इसके उसके राइट को क्या कर सकता है, उसको जो वेव कर सकता है, क्या लिख के कि नोटिस ऑफ डिसऑनर वेव्ड, कि आप मुझे जो डिसऑनर का नोटिस नहीं दे सकते। उसके बाद इवन आफ्टर वेविंग द नोटिस द एंडोर्सर रिमेन्स लायबल फॉर नॉन पेमेंट ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। अब चाहे आपने यानी कि एंडोर्सर ने जो क्या किया है कि नोटिस, जो डिसऑनर का नोटिस को वेव कर दिया, फिर भी जो है एंडोर्सर है वो लायबल रहेगा पेमेंट देने के लिए। ऐसा नहीं है कि अगर उसने जो डिसऑनर का नोटिस वेव कर दिया तो वो अब लायबल नहीं है पेमेंट देने के लिए, वो फिर भी लायबल रहेगा। नेक्स्ट होगा forged endorsement. A forged endorsement is an endorsement signed by a person other than the real endorser। यानी कि ऐसी एंडोर्समेंट जो कि एक ऐसे पर्सन के द्वारा की गई हो जिसका कोई राइट नहीं है उसको एंडोर्समेंट करने के लिए। सीधा सा मतलब क्या है कि मान लो चेक बुक मेरी है और उसके ऊपर साइन कोई और करके दे देता है, या जो होल्डर बनने वाला है वो खुद ही साइन कर लेता है। ए पर्सन ड्राइविंग टाइटल थ्रू ए फोर्ज्ड एंडोर्समेंट गेट्स नो वैलिड टाइटल। और अगर किसी पर्सन, कोई पर्सन है, चाहे वो खुद है, उसने खुद साइन किया, या फिर किसी ने गलती से या जानबूझ के जो फेक साइन किया है, मान लो एंडोर्स किया है, तो उस केस में जो जो होल्डर होगा उसको वो पेमेंट लेने के लिए एंटाइटल्ड नहीं होगा। ऑल सब्सिक्वेंट एंडोर्सी आल्सो गेट नो वैलिड टाइटल। और जो भी एंडोर्सी होंगे उसके बाद के जो भी एंडोर्स होंगे उनका भी कोई वैलिड टाइटल उसके ऊपर नहीं बनेगा। नेक्स्ट आता है लाइबिलिटी ऑफ एंडोर्सर। लाइबिलिटी क्या होगी देखिए, इन केस ऑफ डिसऑनर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट एवरी एंडोर्सर इज लाइबल टू द होल्डर। तो अगर जो इंस्ट्रूमेंट है वो डिसऑनर हो जाता है तो जितने भी एंडोर्सर थे, जितनी भी पार्टी थी जिन्होंने उसको एंडोर्समेंट की है, वो सारे के सारे लायबल होंगे होल्डर को पेमेंट करने के लिए। उसके बाद आता है डिस्चार्ज ऑफ एंडोर्सर्स लायबिलिटी। एन एंडोर्सर इज डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी इफ ए सब्सिक्वेंट एंडोर्सर डिस्ट्रॉय हिज रेमेडी अगेंस्ट पेरियर पार्टीज। कि क्या होगा कि एन एंडोर्सर इज डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी, कि एक एंडोर्सर जो है वो लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाता है कब, जबकि उसका जो पहले का जो एंडोर्सर था उसने कोई ऐसा काम कर दिया है जिससे कि उस पर्टिकुलर एंडोर्सर की लायबिलिटी खत्म हो गई है। तो उस केस में क्या होगा, जो एंडोर्सर है, नए वाला एंडोर्सर है, उसकी लायबिलिटी खत्म हो जाएगी, सॉरी पुराने वाले की जो लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। उसके बाद आता है एन एंडोर्सी who acquires an instrument without consideration has no recourse against his immediate endorser। और ऐसा एंडोर्सी जिसने who acquires an instrument without consideration, यानी कि बिना किसी वैल्यू के बदले, बिना किसी कंसिडरेशन के बदले अगर किसी को जो इंस्ट्रूमेंट मिला है, जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिला है, तो जरूरी नहीं है उसको पेमेंट की जाती है। और लास्ट इसमें आता है एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट, यानी कि एनी इंस्ट्रूमेंट विच ड्यू टू faulty drafting can be treated either as a promissory note or bill of exchange is called ambiguous instrument। यानी कि किसी को इस तरीके से ड्रॉ किया गया है जिसमें पता ही नहीं चल रहा है कि भाई वो प्रोमिसरी नोट है फिर बिल ऑफ एक्सचेंज है, तो उसको बोलते हैं एम्बिगियस इंस्ट्रूमेंट है। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक जिसमें एंडोर्समेंट आपके पास है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें से आपके पास क्वेश्चन बनते हैं। तो इसका आगे और भी हमारे पास रहता है, लगभग 4-5 वीडियो इसकी बनेगी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की। तो पूरा का पूरा सिलेबस आपके पास बिल्कुल फ्री में कराया जा रहा है। तो अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। कोई भी आपका कमेंट होता है, कोई भी आपके सजेशन होते हैं, कंप्लेंट होती है, वो आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सबको जय श्री राम।